नमस्कार दोस्तों, 3 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। वैसे मैं आपको बता दूं, आज कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं मेरे पास डेली न्यूज़ एनालिसिस, क्योंकि पूरा का पूरा द हिंदू भरा हुआ है, पीआईबी भरा हुआ है इलेक्शन की न्यूज़ से। कोविड-19 एक दो दिन के लिए शायद न्यूज़ में ना आए, हालात अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है, विक्ट्री प्रोसेशंस नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर बहस और एनालिसिस यहाँ पे हो रही है। तो कुछ अलग न्यूज़ है, आज का डेली एडिटोरियल देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तीन ही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी में जो इलेक्शंस हुए रिजल्ट क्या है। आपको वैसे पता ही है, एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। वेस्ट बंगाल में टीएमसी जीत गई, तृणमूल कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है ममता बनर्जी जी। आप कह सकते हो कि इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट जीत है। 3 डिकेट्स में इन्होंने सिंगल हैंडेडली यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत ज़बरदस्त मेजोरिटी बनाई। मेजोरिटी इन्होंने पहले बनाई थी, बट इस बार ज़बरदस्त मेजोरिटी बनाई है, और अब ये तीसरी बार लगातार चीफ मिनिस्टर की तरह आएंगी। तो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की जिंदगी में राज करना लिखा होता है, तो आप कह सकते हैं ममता बनर्जी जी भी वन ऑफ दोस पर्सन है जिनकी शायद कुंडली में राज करना ही लिखा होगा, लगातार जीत रही हैं। लेकिन पॉइंट ये कि इनके खुद की जो ये सीट पे खड़ी हो रही थी एज एन एमएलए फ्रॉम नंदीग्राम, वहां से ये हार गई हैं। अब पॉइंट ये है कि जब ये नंदीग्राम से एज एन एमएलए की सीट पर से हार गई हैं, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर नहीं है। अब बिना मेंबर हुए आप मिनिस्टर 6 महीने तक ले रह सकते हो, तो अगले 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी जी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ेगा अगर उनको चीफ मिनिस्टर रहना है तो। और चूंकि वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है जिसकी मेंबर अगर ममता बनर्जी जी बन जाती तो वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे कंटिन्यू कर पाती, तो ये चीज देखनी होगी कि अगले 6 महीने में बाद चीफ मिनिस्टर कौन रहता है बंगाल का। क्योंकि बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हुए आप मैक्सिमम 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रह सकते हो, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर नहीं बन पाई है ममता बनर्जी। ठीक है, वो देखते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बंगाल की पॉलिटिक्स में राज ममता बनर्जी जी का ही है। फिर बात करते हैं केरला की। तो केरला का जो ये रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने हिस्टोरिक सेकेंड टर्म जीता है ऑफिस में। ये बात तो देखिए पक्का थी कि एलडीएफ शायद वापस जीत के आएगा, पक्का तो नहीं थी। अभी केरला वन ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर वाले स्टेट्स में आता है इंडिया में, और केरला की खास बात है कि एक बार एलडीएफ जीतती है, एक बार यूडीएफ जीतती है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को लीड करती है कांग्रेस, एलडीएफ को लीड करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो कि एलडीएफ को लीड करती है, पिनराई विजयन साहब इसके चीफ मिनिस्टर हैं। ये थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए यहाँ पे ये सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए यहाँ पे जीत गए। केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में 140 मेंबर्स हैं, जिसमें 99 सीट्स एलडीएफ को मिली है और 41 सीट्स मिली हैं आपको यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को। बीजेपी को यहाँ पे एक भी सीट नहीं मिली है, बहुत बुरी तरीके से बीजेपी यहाँ हारी है। आसाम की बात करें तो भाई भारतीय जनता पार्टी आसाम में जीत गई है। आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 मेंबर्स हैं, जिसमें से 46 मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी और इनके अलाइंस ले गए। 60 सीटें तो अकेली भारतीय जनता पार्टी की हैं। फिर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में द्रविड़ मुनत्त कजगम जीत गए हैं। अब अगले चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के बनेंगे एमके स्टालिन साहब। इनका जो अलायंस है उसका नाम है सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसने 234 मेंबर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तमिलनाडु की, उसमें से 156 जीत ली है। ये पहले ऐसे इलेक्शंस थे जहां पे कोई बहुत टावरिंग पर्सनालिटी नहीं थी। डीएमके प्रेसिडेंट करुणानिधि साहब भी नहीं है और एआईएडीएमके के लीडर जयललिता जी भी नहीं है, तो उनके बिना आप कह सकते हो बिना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इलेक्शन लड़े गए हैं, और यहाँ पे स्टालिन डीएमके जीत गए। पुदुचेरी की बात की जाए तो पुदुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जीत गई है। ओके, यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लीड करने वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस अब सरकार बना चुकी है पुदुचेरी में। इन्होंने 30 मेंबर असेंबली में से 16 सीटें जीती हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को गेन मिला है पुदुचेरी में और आपका आसाम में। पुदुचेरी में गेन पाने के लिए पहले बहुत सी गलत काम भी किए हैं बीजेपी ने, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, हालांकि अब आरपीआई एक्ट का तो कुछ यहाँ पे लेना देना है नहीं, इलेक्शन का रिजल्ट के रिस्पेक्ट में आप इसको समझ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए, मेरे दूसरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए। अगली न्यूज़ है रोड कंस्ट्रक्शन वर्थ 15 लाख करोड़ टारगेटेड इन नेक्स्ट 2 ईयर। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी साहब ने यहाँ पे बोला है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट बनाया है कि अगले 2 सालों में 15 लाख करोड़ की रोड्स इंडिया में कंस्ट्रक्ट की जाएंगी और 2021-22 में हर दिन लगभग 40 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी। और इस रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% FDI अलाइव कर दी है रोड सेक्टर में। तो रोड सेक्टर में अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में 100% ओनरशिप आ सकती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसके चलते नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को पुश मिलेगा। ओके, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसके चलते भारत सरकार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहती है देश के नागरिकों को और उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना चाहती है। तो ऐसा एस्टिमेटेड है कि इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर 7,300 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिनमें टोटल खर्चा आएगा 111 लाख करोड़ का। और अगर इस लेवल का खर्चा लेके आना है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100% तो अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर की कंपनीज अगर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं तो उनके दिमाग में एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई वो इससे प्रॉफिट भी कमा पाएंगी। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है रोड्स ये बाहर की कंपनियां बनवाएं। अब रोड बाहर की कंपनी आके इंडिया में क्यों बनवाएगी? सिंपल सा लॉजिक, आपको पता है बड़े बड़े हाईवेज पर टोल होते हैं, तो एक बार रोड बन गई तो उसके बाद 20-25 सालों के लिए उस हाईवे पे जो टोल लगेगा उस टोल की सारी कमाई उस प्राइवेट कंपनी को जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट इन्वॉल्व है। फिर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 1229.38 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब अंडर भारतमाला परियोजना फेज 1। यहाँ पे एक 6 लेन ग्रीन फील्ड रोड बनाई जाएगी अमृतसर और भटिंडा के बीच में। ग्रीन फील्ड मतलब कि एक नया प्रोजेक्ट है, ब्राउन फील्ड मतलब कि एक प्रोजेक्ट चल रहा था उसी में आपने कुछ इंप्रूवमेंट्स और चेंजेस कर दिए। ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नया प्रोजेक्ट। तो एक बिल्कुल 6 लेन की ग्रीन फील्ड आप कह सकते हो हाईवे बनाया जाएगा अमृतसर और भटिंडा के बीच में भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंदर 1229.38 करोड़ 1229.38 करोड़ एलोकेट किए गए हैं पंजाब को। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, भारतमाला एक सागरमाला। सागरमाला कोस्टल एरियाज की डेवलपमेंट की बात करता है, भारतमाला आपका रोड ट्रांसपोर्ट इन सब की डेवलपमेंट की बात करता है। भारतमाला परियोजना के लिए यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। रोड नेटवर्क इन इंडिया को इंप्रूव करने के लिए भारतमाला परियोजना चलाई गई है। 9,000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 5,000 किलोमीटर की रोड्स बनाई जाएंगी टू इंप्रूव कनेक्टिविटी। 2,000 किलोमीटर की जो रोड्स हैं जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं उनको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2,000 किलोमीटर की पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स बनाई जाएंगी और 10,000 नई रोड्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस भी किया जाएगा इस भारतमाला परियोजना के अंदर। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। आज की आखिरी न्यूज, स्ट्रैटो लॉन्च टेस्ट फ्लाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरप्लेन। तो भैया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरप्लेन, ठीक है, जिसको स्ट्रैटो लॉन्च ने बिल्ड किया है, इसने अपनी सेकेंड टेस्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम मोजावे एयर एंड स्पेस पोर्ट इन कैलिफोर्निया। जब भी कोई नया हवाई जहाज बनाया जाता है तो उसकी बहुत सी टेस्ट फ्लाइट्स होती हैं, तो ये दूसरी टेस्ट फ्लाइट्स थी जो स्ट्रैटो लॉन्च ने कंडक्ट करवाई। प्लेन को नाम क्या दिया गया? प्लेन को नाम दिया गया रॉक, ROC। ये क्या है? रॉक एक बहुत बड़ी बर्ड का नाम है। एक्चुअली जो मिडिल ईस्ट में माइथोलॉजिकल स्टोरीज चलती है ना, उसमें रॉक नाम लिया जाता है एक बहुत बड़ी बर्ड के लिए। सिंदबाद द सेलर करके जो स्टोरीज का ग्रुप है उसमें रॉक नाम की बर्ड का बहुत बार इस्तेमाल किया गया और इस बड़े जहाज को रॉक ही नाम दिया गया। ये जो फ्लाइट थी इस रॉक की 4,267 मीटर्स की ऊंचाई पे गई है। स्पीड थी इसकी 320 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड, और ये जो प्लेन है वो 220 टन का पेलोड उठा सकता है। आप सोचिए इसका विंग स्पैन 117 मीटर है, 117 मीटर चौड़ा है, मतलब 117 मीटर चौड़ा इसका आप कह सकते हो विंग स्पैन है। आगे बात करिए तो ट्विन फ्यूजलेज है इसमें, मतलब कि जो मेन बॉडी सेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का ये 2 है। अब आप बोलोगे कि यार 2 बॉडी सेक्शंस एयरक्राफ्ट के कैसे हो गए? तो आप सिंपल से ये फिगर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का प्लेन है, एक बॉडी फिगर इधर नजर आ रहा है, एक बॉडी फिगर इधर नजर आ रहा है, तो इसको बोला जाता है फ्यूजलेज। अभी इसमें जो लेफ्ट वाला फ्यूजलेज है, ये वाला जो फ्यूजलेज है, इसके कॉकपिट में कोई भी नहीं बैठता है। इस राइट वाले फ्यूजलेज के कॉकपिट में जो भी पायलट वगैरह हैं बैठे हुए हैं। लेफ्ट वाले फ्यूजलेज के आप कह सकते हो बॉडी में केवल सपोर्ट इक्विपमेंट है। दोनों फ्यूजलेज के जो कॉकपिट्स हैं प्रेशराइज्ड हैं और अनप्रेशराइज्ड व्हीकल से अलग हैं। स्ट्रैटो लॉन्च को पॉल एलन ने, स्ट्रैटो लॉन्च नाम की जो कंपनी है इसको पॉल एलन ने 2011 में बनाया था, और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर भी हैं। तो स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी का नाम है, जहाज का नाम आप रॉक बोल सकते हो। 117 मीटर की इसकी विंग स्पैन है, 220 टन का पेलोड, 4,267 मीटर की टेस्ट फ्लाइट करी है हाईएस्ट हाइट,
और 320 किलोमीटर की हाईएस्ट स्पीड। रॉक ROC, इसको याद रखिएगा, कितनी हाइट पे गया, कितनी स्पीड थी, ये तो कोई नहीं पूछेगा। बट स्ट्रैटोलॉन्च कंपनी, उसके फाउंडर पॉल एनल, ये छोटे मोटे जो SSC और PCS टाइप के सवाल आते हैं उसमें एक नंबर में पूछा जा सकता है। और रॉक जहाज का नाम ROC। जनरल स्टडीज पेपर 1 में न्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आपको ये चीज़ काम आएगी। तो बस यही 3 न्यूज़ हैं, सब कुछ ही इलेक्शन है, तो इलेक्शन के लिए एडिटोरियल वाली वीडियो देख लीजिए, और कुछ मुझे आज काम का मिला नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।